चलो आज शुरू करते हैं अपन अंश पूंजी चैप्टर नंबर 7। अंश पूंजी का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि यहाँ से कंपनी शुरू हो जाता है। साझेदारी का भाग हमारा समाप्त हो गया। साझेदारी में व्यापार कर रहे थे वो सब समाप्त हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से कंपनी शुरू हो जाता है। जो कंपनी में कंपनी का नाम लेते ही अंश पूंजी हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कंपनी है क्या, कंपनी का अर्थ क्या है? तो कहा जाता है कि जहाँ भी कम से कम 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और वहाँ से आय प्राप्त करके अपनी जीविका चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपनी। जहाँ भी अधिक व्यक्तियों का समूह होता है और वो मिलजुल कर जब वहाँ पे रोटी की व्यवस्था करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? कंपनी। जैसे कहा गया यहाँ पर, पुराने ज़माने में जब खेती किसानी का काम होता था तो ऐसी दशा में दिन भर सब खेती में लगे रहते थे। उन लोगों को आपस में बातचीत करने का भी समय नहीं मिलता था। लेकिन जब रात के समय भोजन करने बैठते थे एक साथ, तो उस समय अपने खेतों के विकास के लिए और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम काम करें कि उत्पादन अधिक हो, इसके लिए योजना बनाते थे। तो ये योजना सामूहिक रूप से मिलजुल कर बनता था ताकि और हमको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके, यानी रोटी की प्राप्ति हो सके, है ना, आय कमा सके हम। तो ये भी क्या कहलाता था? कंपनी। तो उसी के आधार पर आज देख लो, जहाँ भी कंपनियाँ डाली गई हैं, जहाँ भी उत्पादन होता है, वहाँ कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है। कोई भी संस्थान हो, चाहे वो तुम्हारा कोई कंपनी हो, उत्पादन करने का क्षेत्र हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, वो वहाँ पर जो व्यक्तियों का समूह काम करता है वो समूह बन जाता है कंपनी। और वे समूह सब मिल के इसलिए काम करते हैं कि अगर वो काम करेंगे तो उनको आय मिलेगा, और आय मिलेगा तो उस आय से वो अपनी जीविका चलाएंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी। और इसलिए सब एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए वहाँ पे काम करते हैं, तब जाकर आय की प्राप्ति होती है और ये बन जाता है हमारे लिए कंपनी। आगे बस में तो ये कंपनी जहाँ पर एक साथ मिलकर रोजी रोटी की व्यवस्था की जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कंपनी। अब जब कंपनी बोलते हैं यहाँ पर, तो कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं। कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें कहा गया सबसे पहले, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कहा जाता है कि कंपनी का हाड़ मांस नहीं होता। कंपनी में हाड़ मांस नहीं होता, मतलब उसमें हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक जीवित व्यक्ति की तरह कार्य करती है। तो कहा जाता है कंपनी एक जीवित व्यक्ति की तरह कार्य करता है। कंपनी लग गई है तो वहाँ पर जितने कर्मचारी हैं सब मिलजुल कर काम करते हैं और तब जाकर हमको आय मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी एक व्यक्ति के समान काम करता है, लेकिन उसमें हाड़ मांस नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है। फिर कहा जाता है इसी में आपको सीमित दायित्व, दूसरी विशेषता होती है इसकी सीमित दायित्व। दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी। तो कंपनी के जितने भी अंशधारियों ने अंश खरीदा है तो उसका दायित्व सीमित है, केवल पूंजी लगाने तक ही सीमित है। अब कंपनी को लाभ हो या हानि हो, उसको वहाँ पर कंपनी का जो संचालक है उसको अंशधारी को लाभांश देना ही पड़ेगा। कंपनी को लाभ होगा तो भी लाभांश देना पड़ेगा, हानि होगा तो भी लाभांश देना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि यहाँ पे जितने सदस्य होते हैं, अंशधारी होते हैं, उनका दायित्व कैसा होता है? सीमित। उनका दायित्व कैसा होता है? सीमित, यानी केवल पूंजी लगाने तक ही उनका दायित्व है। बाकी उत्पादन से, लाभ से, हानि से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में? तो कहा गया सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? यहाँ पर सीमित। बात समझ में आ गया? पूंजी लगा दिए, हमारा काम खत्म, लाभ होगा तो लाभांश मिलेगा, हानि होगा तो भी मिलेगा। कंपनी लाभ में चल रही है कि हानि में चल रही है, इससे उनको कोई लेना देना वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि
कंपनी में सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? सीमित। स्थायी अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है? स्थायी। कंपनी कभी मरता नहीं है। सदस्य आते हैं जाते हैं, अंशधारी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कंपनी अपने जगह पर वैसे के वैसे ही रहती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है? स्थायी। सदस्यों के आने जाने से या किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने से या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने से कंपनी के ऊपर इसका कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। कंपनी अपने निर्बाध गति से कार्य करते रहती है, वहाँ उत्पादन होते रहता है, उस उत्पादन में कोई रुकावट वहाँ पर नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है? स्थायी होता है। ठीक है। फिर कहा जाता है यहाँ पर लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। लाभ कमाने के लिए जो ये है ऐच्छिक संघ है, यानी हर व्यक्ति अपने इच्छा से उस संस्था में जाकर मेहनत करता है और लाभ कमाता है। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि नहीं तुमको मेरी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा, तुमको मेरा गुलाम बनना ही पड़ेगा। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता है। जिसकी इच्छा होती है कंपनी में स्वयं अपनी इच्छा से जाता है काम करने के लिए वहाँ पर, और कंपनी में रख लिया जाता है तो वहाँ पे काम करता है और तब जाकर उसको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती है। ऐच्छिक, स्वतंत्र, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी के ऊपर कोई दबाव यहाँ पर नहीं रहता काम करने के लिए। जब वो कंपनी में जाता है तो उसे नियम बता दिया जाता है कि तुमको इस नियम से यहाँ पर काम करना है, मंजूर है तो काम करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तब वह व्यक्ति उस नियम को स्वीकृत कर लेता है और स्वीकृत करने के बाद उस नियम में रहकर ही काम करता है। इसलिए कहा गया कि उसके ऊपर कोई दबाव ना होने के कारण कहा जाता है कि कंपनी लाभ कमाने का एक ऐच्छिक संघ है। व्यक्ति स्वतंत्रता से यहाँ पे काम करता है और लाभ कमाता है। संघ यानी समूह। पहले ही बताया हूँ कि कोई अकेला व्यक्ति अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए वहाँ पर एक समूह की आवश्यकता होती है, और जब समूह मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब जाकर वस्तु बनकर तैयार होती है, उत्पादन होता है। उत्पादन के साथ ही साथ वहाँ पर लाभ मिलता है काम करने वाले व्यक्ति को। किस प्रकार से लाभ मिलता है? तो आय के रूप में लाभ मिलता है, और उसी लाभ से आय से वो अपनी जीविका को चलाता है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी लाभ कमाने का एक ऐच्छिक संघ है। ठीक। तो कहा जाता है, इसी के अंतर्गत देखते हैं आगे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था। कंपनी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। कंपनी में कई सदस्य होते हैं, सब मिलजुल कर यहाँ पे पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति मिलकर संस्था का संचालन नहीं कर सकते। इसलिए जितने भी सदस्य होते हैं कंपनी में पूंजी लगाते हैं, उन सभी के बीच में चुनाव कर कर उसको संचालक मंडल का एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, और उस अध्यक्ष के आदेशानुसार ही कार्य किया जाता है। कोई भी निर्णय वो अध्यक्ष ही लेता है। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है। सभी को अधिकार है कंपनी को चलाने का, लेकिन सभी अध्यक्ष नहीं हो सकते। सब अध्यक्ष हो जाएंगे तो कौन किसके नियम का पालन करेगा, ये बड़ी संभावना हो जाएगी। तो ऐसी दशा में सदस्यों के बीच में चुनाव किया जाता है, और उसमें से एक व्यक्ति को कंपनी का संचालक मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और उसी व्यक्ति के निर्णय को सभी को क्या करना पड़ता है, वहाँ पर मानना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि कंपनी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है। ठीक है। अंशों का हस्तांतरण का यानी अपने अंशों को बेचना। अंशों का हस्तांतरण मतलब अपने अंशों को बेचना। तो अंशों का हस्तांतरण के संबंध में कंपनी में ये नियम है कि सार्वजनिक कंपनी या सरकारी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन निजी या प्राइवेट कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। ये नियम है। सरकारी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण हो, और प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी का मतलब होता है जिसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण
नहीं होता। आगे बात में, तो सरकारी कंपनी के सदस्यों को अंशों के हस्तांतरण का पूर्ण स्वतंत्रता होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण चाहकर भी नहीं कर सकते। मतलब अपने अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकते। अगर उनको नहीं रहना है तो वहाँ से लाभांश लेकर अपनी राशि लेकर भले अलग हो जाएंगे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं। सार्व मुद्रा, कंपनी की एक सार्व मुद्रा होती है। कंपनी में जितने भी पत्र व्यवहार होते हैं, लेखा जोखा होता है, कई पत्र आते हैं, कई पत्र जाते हैं, जितनी भी कागजी कार्रवाई होता है, उस कागजी कार्रवाई पर लिखने के बाद उसके ऊपर कंपनी का एक सार्व मुद्रा लगता है, सील लगता है, तब वो मान्य है। बिना सार्व मुद्रा के कोई पत्र व्यवहार किया जाता है तो मान्य नहीं होता। वो केवल एक कागज का टुकड़ा होता है, उसका कोई महत्व वहाँ पर नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कंपनी का क्या होता है, एक सार्व मुद्रा होता है जो हर एक पत्र पर उस सार्व मुद्रा को लगाया जाता है, हर व्यवहार पर लगाया जाता है, और फिर उस पत्रों का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। चाहे वह माल को खरीदने के संबंध में हो, चाहे माल का सप्लाई करने के संबंध में हो, कोई भी पत्र हो, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, कंपनी का एक सार्व मुद्रा लगाया जाता है। ठीक है। फिर कहा गया सार्व मुद्रा के बाद अभियोग चलाना, यानी कंपनी को अभियोग चलाने का भी अधिकार होता है। अभियोग यानी किसी अन्य व्यक्ति पर अपने हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई करना। तो कंपनी चाहे तो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी अन्य संस्था पर, किसी अन्य व्यक्ति पर अभियोग चला सकती है, उसको ये अधिकार दिया गया है। कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उसको ये अधिकार दिया गया है। आई बात में, तो कंपनी के सदस्यों को जो है या कंपनी को जो है अन्य व्यक्तियों पर अभियोग चलाने का अधिकार भी होता है। फिर देखेंगे आगे सदस्यों की संख्या। तो सबसे पहले सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 7, याद रखना है, कम से कम 7, अधिक से अधिक अंशों की निर्गमन तक, मतलब जितना अधिक अंशों का निर्गमन होगा उतने सदस्यों की संख्या बढ़ती जाएगी। अधिकतम पर कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, तो कम से कम 7, अधिक से अधिक अंशों के निर्गमन तक। और प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 2, कितना, कम से कम 2, और अधिक से अधिक अंशों के निर्गमन तक नहीं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 2, कम से कम 7, अधिक से अधिक अंशों के निर्गमन तक। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। याद रखोगे, फिर से ये आता है क्वेश्चन। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7, अधिक से अधिक अंशों के निर्गमन तक, और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200। उस 200 से ऊपर वहाँ पर भी सदस्यों की संख्या नहीं होगी, और अगर 200 से ऊपर होता है तो उसे वहाँ पर अवैध मान लिया जाएगा। ये इसकी विशेषता है। किसकी विशेषता, कंपनी की। आगे बस में सबको यहाँ तक ये मुख्य बातें ध्यान देना है, और फिर कंपनी में चलते हैं आगे। अपन जब कंपनी का नाम लेते हैं तो यहाँ पर अंशों का नाम भी सामने आता है। कंपनी अंशों के माध्यम से ही चलती है, बिना अंश के हम कंपनी को नहीं चला सकते, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो पूंजी कहाँ से मिलता है हमको, अंशों के द्वारा ही मिलता है। अंशों का निर्गमन करेंगे तभी पूंजी मिलेगी, अन्यथा हमको पूंजी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। इसके बाद मैं आपको अंशों के बारे में बताऊंगा कि अंश में क्या क्या अंश होते हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल तो यहाँ कंपनी के बारे में आपको जान लिया हो यहाँ तक कि कंपनी की ये विशेषता होती है, तो इसको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर, तो अंश को लेकर ही समस्त कार्रवाई की जाएगी, अंशों को लेकर ही हमको क्वेश्चन को हल करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अंशों के बारे में आपको अगले मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से अंशों का क्या होता है, कौन कौन से अंश होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाए। ठीक।